नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं सीधे ऋषिकेश से बात तो चुभेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में चाय की प्याली में आजकल एक अलग किस्म का उबाल आया हुआ है। इस उबाल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ अगर सोशल मीडिया की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में ऐसी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है जो कि सीमाएं लांघ चुकी है और ये जंग कानूनी दांवपेच में भी जा पहुंची है। इसका भी पूरा विश्लेषण करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान ने उत्तर प्रदेश के सियासी कुरुक्षेत्र में नया भूचाल ला दिया है। यह बयान तपस्वी बनाम पुजारी से जुड़ा हुआ है। क्या है ये पूरा बयान और इस बयान के क्या मायने हैं, यह भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किस तरह से संगठन में एक नई पहल की शुरुआत की और इस पहल के बाद बसपा में हलचल बढ़ गई है। और इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के जोशी मठ में जो एक भयंकर आपदा आन पड़ी है, जो भयंकर संकट आन पड़ा है, उस संकट के एक बात का करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ऋषिकेश से बात तो चुभेगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में एक अलग किस्म की जंग छिड़ी हुई है। जी हां, ये जंग सोशल मीडिया से इसकी शुरुआत हुई और अब ये जंग कोर्ट कचहरी यानी कानूनी दांवपेच तक जा पहुंची है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद सपा के जो सोशल मीडिया हेड है मनीष जगन अग्रवाल, उन पर सख्त कार्रवाई हुई, उनको हिरासत में लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अब समाजवादी पार्टी ये मांग कर रही है कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कि सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत के खिलाफ भी उतनी सख्त कार्रवाई हो। और इस कार्रवाई को लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने खुद थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाई है और सपा ये मांग कर रही है कि उतनी सख्त कार्रवाई, जितनी सख्त कार्रवाई मनीष अग्रवाल के खिलाफ हुई, वैसी ही कार्रवाई ऋचा राजपूत के खिलाफ भी होनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी पर सबसे बड़ा सियासी संग्राम। अभद्र असभ्य टिप्पणी राजनीतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत जीवन में निषेध होनी चाहिए और जहाँ भी ये हो रही है वो गलत होनी है। परिस्थितियाँ कभी कभी लोगों को ऐसा करने पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन फिर भी गलत है तो गलत। कार्यकर्ता हैं, आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज उनके खिलाफ हुआ है और पुलिस उसकी विवेचना कर रही है। उसके खिलाफ जो भी होगा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाजपा के नाम शिवपाल यादव का अल्टीमेटम। 99 तक जो बार बर्दाश्त करें और 99 जैसे पार हो गए तो 72 बर्दाश्त नहीं। भट्ट के सभी बारी बारी, पहले सबने भुलाई जिम्मेदारी। पानी सिर से ऊपर हुआ तो अब कार्रवाई की तरफदारी। शुरुआत कहाँ से हुई? मुल्ला मुलायम, टोटी चोर, पत्नी के लिए घर से निकलना, भाई के लिए घर से न निकलना, परिवारवाद। उसके बाद हाँ, हमारे मीडिया सेल ने कुछ टिप्पणियाँ की जो भी गलत हैं, वो चाहे क्रिया की प्रक्रिया रहे हो लेकिन गलत है। गालीबाजी पर राजनीतिक गदर। विश्वास करना चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए, सरकार पर विश्वास करना चाहिए और इस तरह की अराजकता ठीक नहीं है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। उसे किसका संरक्षण प्राप्त है? बाबा जी का संरक्षण प्राप्त है, योगी जी का संरक्षण प्राप्त है, उत्तर प्रदेश की पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। सोशल मीडिया पर सबसे निचले स्तर की जंग। ताक पर रखी गई मर्यादा सिर्फ दूसरे की गलती का हवाला। कार्रवाई हुई है, हम जीरो टॉलरेंस करें, किसी को नहीं छोड़ेंगे। अगर उनकी गिरफ्तारी, अब ये तो स्थानीय प्रशासन के लोग बताएंगे, इस संबंध में मुझे डे टू डे की जानकारी। ये राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, पर राजनीति में परिवार के ऊपर आरोप लगाना और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ये अमर्यादा है। नैतिकता की झूठी दुहाई, बहस गालीबाजी पर क्यों आई? मैंने वही किया जो एक सामान्य लड़की क्रिया पे प्रतिक्रिया देती है और जो उत्तर प्रदेश में हर लड़की को करना चाहिए। ताक पर मर्यादा,
कौन कम कौन ज्यादा। राजनीति के महाभारत में मर्यादा का चीर हरण। बात तो चुभेगी। सपा और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर जिस जंग की शुरुआत हुई, अब वो जंग इतनी अमर्यादित भाषा उस जंग में इस्तेमाल हुई जिस भाषा का जिक्र हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन तक पर नहीं कर सकते। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो सिलसिला है, ये कोई एक दिन में इसकी शुरुआत नहीं हुई। पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। समाजवादी पार्टी की तरफ से, फिर भाजपा के कुछ लोग इस पर जवाब दे रहे थे, लेकिन हैरानी की बात है कि तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब बात सीमाओं को लांघ गई, भाषा की मर्यादा को तार तार कर दिया, तो अब तमाम नेता नींद से जागे हैं। शब्दों की कंगाली नहीं होती तो क्या दो सियासी दलों की बहस में अभद्र, असभ्य, अश्लील और भद्दे शब्दों की एंट्री होती? सीधा सा जवाब है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ ही नहीं, जमकर हुआ। कुछ ऐसे होता रहा जैसे बड़े नेताओं ने आंखें मूंद रखी हो। सब कुछ चलता रहा और इसको लेकर मौन संदेह को गहराने वाला साबित हुआ। फिर जब कार्रवाई की शुरुआत हुई तो सियासत अचानक सुलग उठी। सपा कह रही है कि सिर्फ हमारे सोशल मीडिया हेड मनीष जगन अग्रवाल पर ही कार्रवाई क्यों? आखिर भारतीय जनता युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत को गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा? आखिर अभद्र टिप्पणी के आरोप में उन पर एक्शन में देरी क्यों हो रही? अगर हमारी पार्टी से कोई अरेस्ट हुआ है, अगर हमारी पार्टी से कोई कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ है तो हम उसकी बेल ज़रूर कराएंगे। बाकी आंतरिक रूप से इस मुद्दे को उठाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऋचा राजपूत और जिस भी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने उनको सपोर्ट किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, डिम्पल यादव जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसको भी तुरंत जेल में होना चाहिए। क्यों नहीं ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया और परिवार को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहते हैं। उन पे क्यों नहीं एफआईआर दर्ज हो रही है? उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा है? तो ये जो काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने शुरू किया है और लगातार करते आ रहे हैं, ये सब बंद होना चाहिए। हम लोगों की यही मांग है। कहते हैं लोकतंत्र में लोक लाज सबसे ऊपर होता है, लेकिन सियासी दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर अपनी बात कहने और पार्टी की राय जताने का अधिकार रखने वाले ये तमाम नेता भूल गए कि आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है। आरोपों का घेरा तो आज मजबूत हुआ है, मामला तो अब जाकर दर्ज कराया गया है, एक्शन की चर्चा तो अब हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर छिड़ी ऐसी बहस पर लंबे समय से सवाल उठाए जा रहे थे। और ये बात हैरान करने वाली थी कि इधर और उधर हर तरफ से इस सिलसिले को पूरी तरह खत्म करने की पहल किसी ने क्यों नहीं की। नतीजा निजी हमले की बौछार तेज होती गई, बात बढ़ती रही। अगर आपको लगता है कि मैंने डिम्पल जी पे, जो आपकी धर्म पत्नी है, उन पे मैंने कोई अभद्र टिप्पणी करी थी, तो वो टिप्पणी 31 तारीख की थी। आज 9 तारीख होने जा रही है। अखिलेश यादव जी को ये चीज क्यों नहीं अभी तक बीच में याद आई? तो आपके लिए महिला सम्मान नहीं है अखिलेश जी। आप ये दोगला चेहरा लेकर समाज के बीच में मत आइए। आपके लिए समस्या मनीष जगन अग्रवाल है कि कैसे आपके गालीबाज नेता को जेल के अंदर कर दिया गया। अभद्र टिप्पणियों का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी शुरुआत किसने की, कब की, क्यों की, किस बात के जवाब में की, इस पर अगर बहस हो तो ये अंतहीन होगी। लेकिन सच ये है कि गाली गलौज की इस धारा में सबने जमकर हाथ धोने की कोशिश की। भले ही कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की हो, ऐसी बहस की निंदा की हो, पुलिस से शिकायत भी की हो, लेकिन बाद में यही दिखा कि दोनों पक्षों के लोग ऐसी बहस में भले ही कम या ज्यादा लेकिन शामिल रहे, और सियासत का इससे चुभने वाला अध्याय कुछ और हो नहीं सकता। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, उन्हें विश्वास करके, बहुत सीनियर नेता है वो, और कानून को अपना जो भी काम है वो करने दें उसे, और विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है। हम सबको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए, लिखने पढ़ने में भी खासकर ध्यान देना चाहिए, और हम अपने स्टैंड पर कायम हैं कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कानून तोड़ेगा, हम कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूपी के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा दौर नहीं आया जब राजनीतिक टिप्पणियों का आलम ऐसे शर्मनाक मोड़ पर आ पहुंचा हो, जब गाली को सार्वजनिक हमले का हथियार बना लिया गया हो,
और जब महिलाओं की मर्यादा तक की परवाह नहीं हुई, निजी हमले तमाम दायरे को पार कर गए। कुछ इस तरह की इसकी आलोचना के लिए भी शब्दों की कमी पड़ जाए, इसलिए आज महिला जनप्रतिनिधियों और नेताओं को आगे आकर ये कहना पड़ रहा है कि भले हमारी तरफ से या विरोधियों की तरफ से, लेकिन जो अब तक हुआ वो आगे नहीं होना चाहिए। आपने अपने प्रवक्ताओं के खिलाफ क्या एक्शन किया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम न्याय के तहत कार्रवाई करेंगे, तो कुछ प्रवक्ताओं को भी हटा दें। ये पूरी तरह से मैं इसकी निंदा करती हूँ। कोई भी अगर इस तरह की घटना करता है, मैं तो आज ये तो वही दोबारा से रिपीट किया जा रहा है जो बहुत साल पहले भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता के साथ उनकी बेटी के खिलाफ कमेंट करने के बाद जो घटना हुई थी। मुझे दुख इस बात का है कि लड़ाई कुछ भी हो, लेकिन महिलाओं के ऊपर जिस तरह के तंज, जिस तरह की टिप्पणियां कसी जाती हैं, और वो चाहे सांसद हो, चाहे वो एक आम सामान्य महिला हो, सबके साथ जिस तरह की बातचीत और एक जो टिप्पणियां चल रही है, ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसमें महिलाओं को स्वयं अब खड़ा होना पड़ेगा, अपने उसके लिए बोलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा ही आसानी से उन्हें समाज ने एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है कि जब चाहे जो उनके पर बात कोई और है, बात राजनीति की है और अन्य बातें हैं, लेकिन उसमें टारगेट महिलाएं हो जाती हैं। राजनीति के तमाम मौके आएंगे, मुद्दों की कमी न रही है और न कभी रहेगी, लेकिन अगर सियासी दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग मर्यादा की लक्ष्मण रेखा यूं ही लांघेंगे तो फिर वे दूसरों पर सवाल भला कैसे उठा पाएंगे। लोगों को उम्मीद है कि जुबानी तौर पर भटके नेताओं को अकल आएगी और सियासत का यह अंधेरा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति के आसमान से छटेगा, वरना अगर बहस इसी तरह आगे बढ़ती रही तो विवादों का दौर दूर तलक जाएगा और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सोशल मीडिया पर भाषा की मर्यादा तार तार होने के बाद अब उत्तर प्रदेश में इस पर राजनीतिक महाभारत छिड़ गया है। आज सपा नेता शिवपाल यादव ने सैफई में महाभारत वाला अल्टीमेटम भारतीय जनता पार्टी को दे डाला। दरअसल शिवपाल यादव ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की 99 गलतियों का इंतजार कर रहे हैं कि वो 99 गलतियां तक माफ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो चुप नहीं रहेंगे। यानी उन्होंने महाभारत के पात्र शिशुपाल की याद दिलवा दी कि अगर फिर भी ये गलतियां जारी रही तो वो सुदर्शन चक्र उठा सकते हैं, यानी वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने जहां एक तरफ ये बयान दिया, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने ये बात कही कि जो पार्टी गालियां देती रही है, आज वही पार्टी से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। शिवपाल यादव ने भाजपा को दे दिया है कृष्ण अल्टीमेटम। अल्टीमेटम यह है कि जिस तरह शिशुपाल की 99 गलतियां माफ करने के बाद भगवान कृष्ण ने 100वीं गलती पर सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया था, ठीक उसी तरह उनकी निगाह भी शिशुपाल जैसा काम कर रही भाजपा की 100वीं गलती के इंतजार में है। हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी पार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला भारतीय जनता युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणी का है। टिप्पणी अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति से जुड़ी थी। इसे लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल लखनऊ में ऋचा के खिलाफ केस दर्ज करा चुके हैं। इसी मुद्दे पर शिवपाल ने महाभारत के युद्ध की भाषा में भाजपा को शिशुपाल अल्टीमेटम दे डाला। हम 99 बार तक देख रहे हैं, 99 बार तक, और 99 जैसी पार होगा वैसी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी राजनीति में स्वस्थ परंपराएं होती हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ परंपराओं को खत्म कर रही है। शिवपाल यादव ने यह ऐलान उसी सैफई में किया जहां भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र उठाए बड़ी प्रतिमा लगी है। यानी शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा को साफ तौर पर इस मुद्दे पर धर्म युद्ध की चेतावनी दे डाली है। तो हम देख रहे हैं कि और 99 तक जो बार बर्दाश्त करेंगे, और 99 जैसी पार हो गए तो फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
इससे पहले अखिलेश यादव खुद इस मसले पर कड़े तेवर दिखा चुके हैं। वे अपने गिरफ्तार नेता मनीष जगन अग्रवाल से मिलने जेल में भी गए थे। अखिलेश पुलिस मुख्यालय भी पहुंचे थे। तो अब चाचा शिवपाल ने भी पूरी ताकत से इस मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसको लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध की आग को और भी धार देने के लिए भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में सपा कोई कसर नहीं छोड़ रही। तो वही भाजपा कह रही है कि गलत शब्दों का इस्तेमाल करने वाले ही आज इसे मुद्दा बना रहे हैं। तो पहले तो लगता था गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाइयों के फील्ड में ही, अब तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी जो गलत करता है उसका सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो इससे उनकी पूरे प्रदेश में छवि बहुत धूमिल हुई है। लेकिन इस प्रकार की चीज़ें मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहूँगा कि समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल था वो गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा था। और साफ है कि सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी का ये विवाद नए महाभारत की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गढ़वा। सर्दी के मौसम में चाय की चुस्की की जरूरत सबको होती है, लेकिन राजनीति में लगता है कि चाय की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। दरअसल कल अखिलेश यादव को जब यूपी पुलिस ने चाय पेश की तो अखिलेश यादव ने कहा कि वो चाय नहीं पी सकते क्योंकि उनको उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो अब इसी चाय को उत्तर प्रदेश की राजनीति में केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, अखिलेश यादव को दो टूक कहा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को उन्हीं पुलिसकर्मियों पर भरोसा नहीं है जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में दिन रात लगे हुए हैं। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि चाय को लेकर ऐसा डर पहली बार देखा है। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। चाय वैसे तो कई प्रकार की होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इन दिनों सियासत की चाय सुर्खियों में है। दरअसल अखिलेश यादव सपा के ट्विटर हैंडल संचालक मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। रविवार को जब वो यूपी पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने पुलिस की चाय पीने से ही इनकार कर दिया था। अगर खुल गया हो कोई जगह खुल गई तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय। यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे, कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा। हम नहीं पी सकते, जहर दे दोगे तब। हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। मुद्दा ये था कि अखिलेश को यूपी की पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। अखिलेश ने ये बताने की कोशिश की कि यूपी की पुलिस सरकार के इशारे पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन अखिलेश का चाय न पीना सियासत के अखाड़े में नया मुद्दा बन गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया कि सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी जिन पुलिस के वीर जवानों की सुरक्षा में चलते रहते हो, उन्हीं के द्वारा दी गई चाय आपको जहर क्यों लगती है। चाय का जिक्र जब जब राजनीति में होता है तब तब पीएम मोदी की चर्चा जरूर होती है, और इस बार भी वही हो रहा। स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर लिखा, पहली बार किसी को चाय से इतना डरता देखा है। वैसे 2014 के बाद से चाय ने कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। अखिलेश ने पुलिस की चाय नहीं पी तो मामला पूरी तरह से सियासी हो गया। भाजपा अखिलेश पर हमलावर है तो सपा के नेता अखिलेश के चाय न पीने को सही ठहरा रहे हैं। देखिए, हमारी पुलिस बहुत दबाव में काम कर रही है। पुलिस वालों के दिल की बात अगर आप पूछेंगे ना तो वो भी यही कहते हैं कि हमसे वो काम करा रहे हैं जो हम नहीं चाहते करना। कौन करा रहा है? तो चाय में क्या मिल गया कुछ पता है? अखिलेश यादव जी ने नहीं पी, अच्छा करा। हर जगह की वो चाय पी भी नहीं सकते, वो देश के नेता हैं, उनकी भी अपनी सिक्योरिटी है। सर्दी के मौसम में चाय गर्मी पैदा करती है, लेकिन यूपी में यही चाय सियासत की गर्मी बढ़ा रही। अखिलेश का जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें वो पुलिस की चाय पीने से संकोच कर रहे हैं, लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि बाद में अखिलेश ने पुलिस मुख्यालय में ही चाय पी। उनके द्वारा यहाँ उनको चाय पीने का भी ऑफर किया गया, उन्होंने चाय पिया और यहाँ से फिर प्रस्थान कर गए। जो सक्षम अधिकारी यहाँ सभी लोग मौजूद थे, सबके सामने उन्होंने चाय पिया। ऐसी जब कोई इतने बड़े मुख्यालय पे आता है तो इस तरह की एक बेसिक गरिमा होती है। मुद्दा चाय नहीं, मुद्दा तो यूपी पुलिस है जो अखिलेश के निशाने पर है।
जब जब सपा से जुड़े किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो पूरी समाजवादी पार्टी पुलिस पर सवाल उठाने लगती है, और ये आज से नहीं कई सालों से देखा जा रहा। तो चाय पर चर्चा तो बस एक संयोग है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया जिस बयान से पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम धार्मिक शहरों में हलचल बढ़ गई है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में तपस्वी तो हैं लेकिन पुजारी नहीं है, इसी तरह का बयान दिया। ये क्या पूरा बयान था ये भी आप इस रिपोर्ट में देखिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस बयान के बाद राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास, वही सत्येंद्र दास जिन्होंने राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी थी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो भी नाराज हैं। इसके साथ ही साथ प्रयागराज में आज राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, वहां पर लोगों ने नारेबाजी की। तो तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में संत समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव तक पहुंचने वाली है, लेकिन राहुल इस यात्रा को लेकर अंजाम तक पहुंचे इससे पहले एक और विवाद सामने आ गया है। राहुल गांधी के तपस्वी और पुजारी वाले बयान के बाद हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। राहुल का ये बयान इतना वायरल हुआ कि अयोध्या से हरिद्वार तक साधु संतों को राहुल की बात चुभने लगी। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के लिए आशीर्वाद देने वाले श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास को भी राहुल की ये बातें चुभ गई हैं। देखिए, यह बात तपस्वियों की है, और यह सही बात तो यह है कि यह देशवासियों का देश है। जो इस देश में रहता सबके है ये देश, और तपस्वियों का है और पुजारियों का नहीं है, ये कहना गलत है। तपस्या हमारे तमाम ऋषि महर्षि तपस्या करके और आज हमारे देश की जो स्थिति है उसको संभाले हुए हैं। राहुल के तपस्वी और पुजारियों वाले बयान की गूंज प्रयागराज पहुंची तो साधु संतों ने यहां विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। पुजारियों और पुरोहितों ने मांग कर डाली कि राहुल गांधी को हर हाल में माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी ने आप लोगों का अपमान किया है? बहुत ज्यादा अपमान किया, सनातन धर्म का अपमान किया है उन्होंने। पुरोहितों का नहीं, पूरे विश्व के पुरोहितों का अपमान किया है। पुजारी सारी चीजों का व्यवस्था जो सनातन धर्म में मान्यता है, मंदिर मठ पुजारी पूरे विश्व में जाना जाता है सनातन धर्म के इस कारण। आज उसी पुजारी को वो कह रहे हैं कि हम नहीं मानते। प्रतिवर्ष इस तीर्थराज प्रयाग में इतना बड़ा मेला लगता है, क्या करने लोग आए हैं? पूजा पाठ धर्म कर्म यही करने ना आए हैं, दान धर्म। राहुल ने तपस्वी और पुजारी के बीच की जो परिभाषा सुनाई वो बहुत से लोगों के गले नहीं उतरी। हालांकि बहुत से लोग राहुल के बयान को सही भी मान रहे हैं। बात सही कही उन्होंने कि तपस्वियों का देश, और तपस्वी वही है जो पुजारी होती है। पूजा से ही हम जो है तप की ओर जाते हैं। पहले पूजा होगी, भगवान को मनाएंगे, रिझाएंगे, उसके बाद जब हम बोलेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हो गया, भगवान मेरे अंदर आ गया, तब हम तपस्या में बैठ जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे। राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर कई बार विरोध झेलते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा। साधु संत हों या राहुल के सियासी विरोधी, हर कोई हमलावर है। श्री राहुल गांधी जी एक कंफ्यूज नेता है। उनको पता ही नहीं कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, कि नहीं बोलना चाहिए, किसके लिए क्या बोलना चाहिए, इसका कुछ ध्यान में नहीं रहता। कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस के जो उनके साथ चलने वाले नेता हैं, जो उनकी पार्टी के नेता हैं, वह स्वयं भी शायद सामने हंसने का साहस नहीं करते होंगे, लेकिन श्री राहुल गांधी जी के बयान पर पीछे जरूर हंसी उड़ाते होंगे। राहुल के बयान विरोधियों के लिए हथियार की तरह होते हैं। उनके पुराने कई बयानों को लेकर आज भी भाजपा हमलावर होती है। ऐसे में कुरुक्षेत्र में राहुल ने तपस्वी और पुजारियों को लेकर जो बयान दिया था, उस पर छिड़े महाभारत को लेकर अब इसे पूरा सुनना भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी पूजा का संगठन है, उसको अगर आप पूजा में लगाएंगे उसमें स्ट्रेंथ आती है। अब बीजेपी, अब पूजा दो तरीके की होती है। धन की बात कर रहा हूं। पूजा नॉर्मली होती है कि भाई मैं भगवान के पास जाता हूं, मैं उनसे कुछ मांगता हूं, मगर इनिशिएटिव जो पूजा करता है उसका होता है। आरएसएस की पूजा अलग है। आरएसएस चाहता है कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो। मोदी जी चाहते हैं, इसलिए वो आपसे नहीं मिलते हैं, कि फोर्सिबली उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। उसका रिस्पॉन्स एक ही हो सकता है, उसका रिस्पॉन्स तपस्या ही हो सकता है, और कोई रिस्पॉन्स नहीं हो सकता।
सियासत में बयानों के बहुत मायने होते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा उस पर कांग्रेस आज भी कायम है, लेकिन राहुल पर हमला करने वाले उनके बयानों के अपने ही मतलब निकाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के खिसके हुए जनाधार को दोबारा हासिल करने के लिए एक नया प्रयोग कर रही हैं। दरअसल मायावती चाहती हैं कि निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले वो अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत करें। इसलिए मायावती ने एक नया प्लान तैयार किया। इस नए प्लान में मायावती ने यह तय किया है कि वो हर हफ्ते पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग करेंगी और उनसे फीडबैक लेंगी कि उन्होंने पूरे सप्ताह पार्टी के लिए क्या काम किया, कौन सा कार्यक्रम किया, कौन सी बैठक की, किन लोगों से मिले, यानी हर छोटी छोटी बात मायावती खुद बारीकी से परखेंगी। यूपी की सियासत में खिसके जनाधार को वापस हासिल करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ताकत लगानी तेज कर दी है। कुछ वक्त बाद निकाय चुनाव होने हैं और उसके बाद बारी आएगी लोकसभा चुनाव की, और इस बचे हुए समय में मायावती अपनी पार्टी को फिर पुराने दौर में लौटाना चाहती है। मायावती के सामने सिर्फ पार्टी को मजबूत करने भर का लक्ष्य नहीं है, सवाल तो ये भी है कि लोकसभा चुनाव के बाद बसपा का वजूद कितना बचेगा। यही वजह है कि अब मायावती अपने सिपा सालारों से रिपोर्ट लेने की तैयारी में है। सिपा सालारों को बताना होगा कि हर हफ्ते क्या काम हुआ, जमीन पर किसने कितना और क्या क्या काम किया। इसके लिए मायावती ने पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। पार्टी के पदाधिकारी सभी कोऑर्डिनेटर की समीक्षा करेंगे। इसके लिए सभी कोऑर्डिनेटर्स को सप्ताह भर की योजनाओं का खाका तैयार करने को कहा गया है। माननीय बहन जी ने जो आज सभी पार्टी पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि हर हफ्ते अपने किए गए कामों का ब्यौरा दें, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे पार्टी में एक नया उत्साह, नया जोश आएगा और पार्टी के कार्यकर्ता ज़्यादा दौड़ धूप कर सकेंगे। 2007 के बाद से यूपी में बसपा का वजूद लगातार घटता रहा है। भाजपा जितनी ज्यादा मजबूत हुई, बसपा उतनी ही कमजोर होती चली गई। इसकी एक बड़ी वजह बसपा के वोटर्स का भाजपा की तरफ झुकना माना गया, और मायावती की कोशिश अब ये है कि वो कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज कराए। पार्टी पदाधिकारियों को विशेष रूप से ये जिम्मेदारी दी गई है कि नए सदस्यों को जोड़ने पर जोर दिया जाए। किस इलाके में कितनी बैठक की, कितने नौजवानों को जोड़ा गया, इसकी रिपोर्ट अब मायावती तक पहुंचाई जाएगी। इससे पार्टी की प्रेजेंस, पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रेजेंस और पार्टी की प्रेजेंस आम जनता में और बेहतर होगी, और ये अपनी पार्टी को बहुत ऊंचा ये कदम ले जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और बहन जी ने ये बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सुझाव दिया है। यानी मायावती नगर निकाय और 2024 लोकसभा चुनाव को 2 मोर्चों पर लड़ने की तैयारी में है। एक तरफ वो युवाओं को पार्टी से जोड़ने पर मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ लगातार मुस्लिम और दलित वाला समीकरण फिट कर रही है। बसपा प्रमुख मायावती का पूरा फोकस अब दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा इसी प्लान के साथ जाना चाहती है। ऐसे में नगर निगम चुनाव में वो अपने मास्टर प्लान का टेस्ट करना चाहती है। इसलिए सूबे में कम से कम 7 नगर निगम की मेयर सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारने की रणनीति बनाई गई है, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा से मुंह फेरकर सपा में गए मुस्लिम वोटों को वापस लाया जा सके। क्योंकि अगर मुस्लिम लौटेंगे तभी बसपा का दलित वोट बैंक अहम रोल अदा कर सकता है। मायावती के मुस्लिम पॉलिटिक्स को आप ऐसे समझिए कि पहले उन्होंने इमरान मसूद को पार्टी में शामिल करवाकर उनकी पत्नी साइमा मसूद को सहारनपुर से मेयर प्रत्याशी बनाया। फिर अतीक अहमद के परिवार को पार्टी में शामिल करवाकर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मेयर प्रत्याशी बनाया। अब मेरठ से लेकर मुरादाबाद और गाजियाबाद से लेकर फिरोजाबाद तक मुस्लिम प्रत्याशी को मेयर के चुनाव में उतारने की चर्चा है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहन मायावती जी का, विधायक उमर शंकर जी का और अपने सभी कोऑर्डिनेटर भाइयों का कि आपने हमें बहुजन समाज पार्टी में अपनाया। बसपा दलित मुस्लिम फॉर्मूले से ही 2017 के नगर निगम चुनाव में अपने 2 मेयर बनाने में सफल रही थी, जबकि सपा अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। यानी अगर इस बार भी बसपा का दलित मुस्लिम दांव फिट बैठा तो अखिलेश के लिए चुभने वाला फैसला आ सकता है, और नगर निगम का चुनाव ये भी संदेश देगा
कि 24 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर कौन कितने पानी में है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं की बैठक काफी चर्चा में रही। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और यूपी में एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की और संगठन के दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा की। दूसरी मुलाकात थी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमित शाह जल्द ही उत्तर प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में भाजपा का संगठन कैसा होगा, कौन कौन से नए चेहरे होंगे और किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये सवाल एक बार फिर चर्चा में इस वजह से आया क्योंकि यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये मुलाकात संगठन को लेकर हुई है, साथ ही एक चर्चा एमएलसी प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। अगर बात करें तो उनके साथ उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल भी मौजूद रहे। मुद्दा था कि किस तरीके से आगे संगठन के लिए काम किया जाए, उत्तर प्रदेश में किन किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ा जाए। और इसके साथ साथ जो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है बातचीत का, वो ये रहा है कि आने वाले स्नातक चुनाव यानी कि एमएलसी चुनाव में किनको उम्मीदवार बनाया जाए। इस बात को लेकर के मंथन हुआ है क्योंकि जिस तरीके से राज्य के अंदर चर्चा हुई थी कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए, उन्हीं नामों के आज प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा की। इधर दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो रही थी, उधर गोरखपुर में एक ऐसा नामांकन दाखिल हो गया जिसने सियासत गर्मा दी। दरअसल पार्टी के ऐलान से पहले ही भाजपा के मौजूदा एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने 2 सेट में पर्चा दाखिल कर दिया। भाजपा के नेता इस नामांकन पर बोलने को तैयार नहीं, लेकिन देवेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि पार्टी के निर्देश पर ही उन्होंने पर्चा दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी का सिटिंग एमएलसी हूँ। पार्टी नेतृत्व का निर्देश था मजबूती से अपना काम करने, इसलिए आज पार्टी के नाम से मैंने विधान परिषद की गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र की सीट पर नामांकन दाखिल किया। 12 जनवरी तक पर्चा भरा जा सकता है, लेकिन पार्टी की घोषणा से पहले ही देवेंद्र प्रताप सिंह ने पर्चा क्यों दाखिल कर दिया, इसे लेकर गोरखपुर से लखनऊ तक चर्चा है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सपा ने करुणाकांत मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के लिए सोमवार का दिन गोरखपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक सुर्खियों में रहा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सिर्फ भूपेंद्र चौधरी ने ही मुलाकात नहीं की, एक मुलाकात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब संगठन में बदलाव की चर्चा चल रही है। एक बदलाव भाजपा के यूपी प्रभारी पद को लेकर भी है, जिसकी जिम्मेदारी 2020 से राधा मोहन सिंह संभाल रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है और अब इस समिट को लेकर करीब महीने भर का वक्त बचा है। तो ऐसे में यूपी सरकार पूरे देश और विदेश में उद्योगपतियों को आमंत्रित करने के लिए लगातार दौरे सरकार के मंत्री कर रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना कुछ और मंत्रियों के साथ आज चेन्नई पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई उद्योगपतियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए न्योता दिया। मुंबई की सफल निवेश यात्रा के बाद अब योगी सरकार का लक्ष्य है मिशन चेन्नई। यूपी को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ तेजी से जुटे हैं। मुंबई में वो खुद निवेशकों के बीच पहुंचे तो यूपी सरकार के डोमेस्टिक रोड शो का दूसरा पड़ाव चेन्नई में नजर आया। यहाँ बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग के आयोजन के दौरान दक्षिण भारत के कई उद्योगपतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसी ने यूपी को संभावनाओं वाला प्रदेश बताया तो किसी ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कुल मिलाकर बैठक में जो उद्यमी पहुंचे थे उन्होंने यूपी में निवेश को लेकर काफी उत्साह दिखाया। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है और पूरी तरीके से हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में हम जो भी टारगेट दिया गया उसको अचीव करेंगे। योगी सरकार की कोशिश 10 से 12 फरवरी को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने की है। लक्ष्य 1 ट्रिलियन से ज्यादा निवेश करवाने की है। इसी सिलसिले में चेन्नई के औद्योगिक घरानों को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया।
2 दर्जन से ज्यादा उद्योगपतियों से डिनर और ब्रेकफास्ट पर मुलाकात हुई। 150 से ज्यादा उद्योगपति रोड शो में शामिल हुए। अब जब लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन होगा तो सफलता की पूरी कहानी नजर आएगी। अब सरकार के मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल चेन्नई में रोड शो कर रहा है, वहां निवेशकों के साथ बातचीत कर रहा है। इस प्रतिनिधि मंडल में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना शामिल हैं, मंत्री असीम अरुण शामिल हैं, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल शामिल हैं और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप वो शामिल हैं। दरअसल अब देश के अलग अलग राज्यों में सरकार के मंत्री जाएंगे और इसी तरीके से रोड शो करेंगे, निवेशकों को यूपी के लिए आमंत्रित करेंगे। चेन्नई में जो रोड शो हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार का जो प्रयास है उसे सफलता मिलती दिख रही है। चेन्नई में भी उसी तरह का उत्साह दिखा जैसा मुंबई में नजर आया था। किसी उद्योगपति ने यूपी के धार्मिक शहरों को ट्रांसपोर्ट सेवाओं के जरिए जोड़ने का उत्साह दिखाया तो किसी ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने का वादा किया। इसके अलावा डिफेंस, होटल और हेल्थ केयर से लेकर शुगर मिल और वित्तीय सेवाओं में निवेश के लिए तमाम प्रस्ताव आए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। गाजीपुर में उसरी चट्टी कांड में कल मुख्तार अंसारी को पेश होना है और हर हालत में पेश होना है, लेकिन मुख्तार अंसारी इस पूरे मामले में मुख्य गवाह हैं और मुख्तार को माफिया डॉन ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देनी है। लेकिन इस बीच मुख्तार ने अपनी जान को खतरा बताया और इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण में गया कि उसे और सुरक्षा दी जाए, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी की सुरक्षा की मॉनिटरिंग पहले ही गाजीपुर की अदालत कर रही है। क्या 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी के कदम गाजीपुर की जमीन पर पड़ने वाले हैं? क्या ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देने के लिए मुख्तार को इस बार गाजीपुर लाया जाएगा? उसरी चट्टी कांड की चर्चा पूर्वांचल में एक बार फिर से होने लगी। 10 जनवरी को मुख्तार को एमपी एमएलए कोर्ट लाया जाना है और मुख्तार की पेशी से पहले गाजीपुर का जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एसपी ने जहां रविवार को कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया, वहीं सोमवार को डीएम भी सुरक्षा इंतजाम देखने पहुंचे। गाजीपुर के जनपद न्यायालय के पास है। इसी जनपद न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट में कल यानी 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी की पेशी होनी है। मुख्तार अंसारी की पेशी चर्चित उसरी कांड में होना है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि पुलिस, भारी पुलिस फोर्स, एसपी सिटी क्षेत्राधिकारी की देखरेख में लगातार कहां बैरिकेडिंग करना है, कहां पर सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी लगाई जानी है। पहले 3 जनवरी को मुख्तार को गाजीपुर लाया जाना था, लेकिन किन्हीं वजहों से मुख्तार की पेशी नहीं हो पाई। उसरी चट्टी कांड में अब तक 4 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब 10 जनवरी को मुख्तार की पेशी होगी या नहीं, इस पर अभी भी सवाल है। 3 तारीख को माननीय न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए तलब किया था, तो इसी कारण बस वो नहीं आ सके, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने 10 जनवरी को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से तलब किया गया है। मुख्तार जब गाजीपुर की अदालत में पहुंचेगा तो भारी फोर्स मौजूद रहेगी, कड़ी निगरानी होगी, पुलिस के साथ साथ पीएसी की भी तैनाती की जाएगी। उधर गाजीपुर पहुंचने से पहले ही मुख्तार को जान का डर सता रहा है। मुख्तार ने जान का खतरा बताकर सुरक्षा भी मांगी है, लेकिन सवाल है आखिर अपने ही घर गाजीपुर पहुंचने में मुख्तार को किससे डर लग रहा है। गाजीपुर कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी का सामना पूर्वांचल के माफिया ब्रजेश सिंह से होना है। पेशी पर ले जाने और वापस लाए जाने के दौरान विशेष सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर मुख्तार अंसारी की तरफ से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। इस अर्जी में कहा गया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए बांदा जेल से गाजीपुर ले जाए जाने के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स दी जानी चाहिए। मुख्तार की बादशाहत एक वक्त में गाजीपुर से लेकर वाराणसी तक रहा करती थी, लेकिन आज वही मुख्तार डर के साए में जी रहा है, कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। कि सरकार किस तरीके से उनको सुरक्षित करती है, किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है और सरकार की क्या मंशा है। मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो अपराधी है, जो क्रिमिनल है, जिस तरीके से जिन लोगों ने पूरे अपराध को पूरे प्रदेश के अंदर जो तबाही मचा रखी है, निश्चित तौर से उस पर न्यायपालिका अपनी कार्रवाई करे
कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार अंसारी का नाम शामिल है। अजय राय ने इस मामले में गवाही दी है। दूसरी ओर मुख्तार का दुश्मन नंबर 1 ब्रजेश सिंह, जिस उसली चट्टी कांड में आरोपी है, डॉन मुख्तार अंसारी को उसके खिलाफ गवाही देनी है। अब सबको इंतजार है मुख्तार के गाजीपुर पहुंचने का। एक और जहां मुख्तार अंसारी जेल में है, वहीं उसके विरोधियों को उसके गुनाहों पर एक्शन का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासनिक व्यवस्था के बीच गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को गवाही के लिए लाया जाता है या नहीं। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट। और अब बात जोशी मठ आपदा की। जी हां, जहां पर पर्वत का द्रोह काल चल रहा है और जोशी मठ को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कोशिश कर रही है। आज केंद्र से जो एक्सपर्ट की टीम थी वो भी जोशी मठ पहुंच गई है, जो टीम वहां पर पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी कि कैसे इस ऐतिहासिक शहर को बचाना है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डिजास्टर मैनेजमेंट के तमाम लोगों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में पूरे जोशीमठ के हालात की समीक्षा की और साथ ही साथ यह आदेश जारी किए कि जोशीमठ में किसी भी तरह के निर्माण पर अभी फिलहाल रोक रहेगी। जोशीमठ में पर्वत के द्रोह काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने के बाद हर कोई खौफ से भर जाता है। जगह जगह जमीन में दरारें हैं, सड़कें कहीं फट रही हैं, कहीं धंस रही हैं। जोशीमठ में बल्लियों के सहारे ये घर अब कब जमींदोज हो जाएं कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखिए किस तरीके से घरों पर जो यहाँ पर बल्लियाँ लगाई गई हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि पूरे शहर में किस तरीके के हालात बन गए हैं। बल्लियों के सहारे इन घरों को पहले लोगों ने रोकने की कोशिश की कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन समय के साथ साथ ये दरारें बढ़ती गई और उसके बाद लोग अब अपने घरों को खाली कर रहे हैं। शुरुआत में लोगों को लगा था कि कुछ यहाँ पर शायद जो स्थिति है वो ठीक होगी, लेकिन अब देखिए तस्वीरें किस तरीके से भयावह हो गई हैं। दिनों दिन ये तस्वीरें और ज़्यादा भयावह होती जा रही हैं। पूरा शहर खतरे की जद में है और लोगों को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है और वो है मदद, वो है खतरे से निजात, वो है अचानक आई इस आफत से निकलने का रास्ता बताया जाना। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई एक्सपर्ट टीम जोशीमठ पहुंच चुकी है। ये टीम जमीन में दरारों की वजह जानने, खतरे की जद में आए इलाके का दायरा तय करने और इस संकट के जोखिम से लोगों के बचाव के रास्ते तलाशेगी। राज्य सरकार का दावा है कि जोशीमठ संकट की जद में आए लोगों को पूरी मदद दी जाएगी। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए। सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए, उस पर सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। मैं भी स्वयं वहां पर गया था, लगातार मैं भी बात कर रहा हूं। दिन में मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी बैठक की। इसके बाद सरकार ने उत्तराखंड के पर्वतीय शहरों में धारण क्षमता से ज्यादा होने वाले निर्माण के काम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया। राज्य सरकार की तरफ से सीएम सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने जोशीमठ का दौरा किया और शहर को खतरे के लिहाज से 3 जोन में बांटने का ऐलान किया। जिलाधिकारी जोन के आधार पर ये तय करेंगे कि कौन सा इलाका सुरक्षित जोन है, कौन असुरक्षित और कौन बफर जोन में है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि अगर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में ये बात पुख्ता होती है कि एनटीपीसी परियोजना की वजह से दरारें आई हैं, तो इसे बंद कर दिया जाएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की टीम आ रहे हैं। उस टीम में मल्टी स्पेशलिटी वाले लोग हैं, तो वो विस्तृत रूप से वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। तो वैज्ञानिक अध्ययन के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ टिप्पणी कर पाऊँगा। उसके बगैर टिप्पणी करना सही नहीं होगा और हम हर पहलू पे विचार कर रहे हैं। और मान लीजिए बाई चांस अगर वैज्ञानिक टीम ये बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है, तो प्रोजेक्ट को बंद भी किया जाएगा। इस बीच जोशीमठ संकट का जायजा लेने के लिए पिटकुल की टीम भी जोशीमठ पहुंची है। ये टीम बिजली की लाइनों पर होने वाले असर का अनुमान लगाएगी, साथ ही बिजली की व्यवस्था बाधित न हो इसे तय करने के लिए कदम उठाएगी। केंद्र सरकार की जोशीमठ में हर अपडेट पर पैनी नजर है। खुद पीएमओ पूरी स्थिति पर लगातार निगाह बनाए हुए है। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है।
सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि जोशीमठ में ही प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ भी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने जोशीमठ को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। साथ ही अब 22 जनवरी से नरसिम्हा मंदिर में विशेष यज्ञ कराने का ऐलान किया है। विद्वानों से आग्रह किया कि आप शास्त्रों से ऐसे अनुष्ठान बताइए जिन अनुष्ठानों के माध्यम से हम ज्योतिर्मठ की रक्षा कर सकें। तो उन लोगों ने हमें अनुष्ठान भी बताए हैं। हम उन अनुष्ठानों का भी आरंभ आज से कर रहे हैं और आगामी 22 तारीख से 31 तारीख तक नरसिंह मंदिर परिसर में एक विशिष्ट यज्ञ, रक्षा यज्ञ करने की हम लोगों की भावना है। इस वक्त हर नजर जोशीमठ पर टिकी है और स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि संकट के काल में उन्हें हर जरूरी मदद जरूर मिलेगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो ऋषिकेश से बात तो चुभेगी के आज के स्पेशल एडिशन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।